चलिए स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों ने देख ली थी वीडियो वाली, कोड स्कैन हो गया था कि करना आता नहीं था, देख ली थी? कुछ समझ तो नहीं आई? समझाइए, इतना अच्छा समझ आ जानी चाहिए थी वैसे। तो एक वो अल्टरनेटिव मेथड है टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर निकालने का, जिसमें आपका एग्जैक्ट आंसर जो है वो 0 आ जाता है। लेकिन सेकंड मेथड भी अभी हम डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम में एप्लीकेबल है। अब दोनों ही कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर में से ठीक ही आता है। उससे पहले ज़रा हम लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं, दैट इज़ एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम का मतलब क्या है उसको देखने हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं उसको ज़रा हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना देखना है। अब आपने शेयर्स वगैरह परचेज़ करने हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्या कि आप जाके मार्केट से शेयर जो है परचेज़ करेंगे। ऐसे ही है, हम कैपिटल गेन में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि हमने शेयर्स परचेज़ करने होते हैं कहाँ से, जाके मार्केट से। सेकंड इसमें है कि आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो खुद ही शेयर ऑफ़र कर देते हैं। कदर ये मार्केट में शेयर 50 रुपये का है, आप हमसे ले लें 20 रुपये का शेयर, तो जो 30 रुपये का वो आपको बेनिफिट दे रहा है, वो बेनिफिट हमने क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है, बिकॉज सस्ता दे रहा है आपको। और एनीथिंग विच इज़ द बेनिफिट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखना है। तो इसमें दो चीज़ें जो हैं वो हमारे पास मेनली आएंगी कि शेयर इशू होते कैसे हैं और उनका हमने बेनिफिट कैसे किस तरह से कैलकुलेट करना है। वो इसको एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी कहते हैं, इसको स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो इशू होती है चीज़ वो है ऑप्शन लेटर दिया जाता है या राइट लेटर जो है वो इशू किया जाता है एम्प्लॉय को, कि एम्प्लॉय को ऑप्शन दी जाती है कि ये लेटर है, इतने शेयर्स हैं, लेना चाहते हैं, ये फॉर्म है, इसको फिल करें, इतने पैसे जमा कराएं, आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको शेयर्स जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे। जिस तरह आपको जब प्लॉट वगैरह आप लेने जाते हैं, कोई भी नई स्कीम बनती है तो फाइलें वगैरह इशू करते हैं, आप उसकी बैलेटिंग करवाते हैं, फाइल्स लेते हैं, उसके बाद कहीं जाके क्या होता है आपको प्लॉट इशू हो रहे होते हैं। सेम उसी वे में अगर आपने शेयर लेने होते हैं तो कंपनियाँ करती है आपको इनवाइट करती है कि जी ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को परचेज़ कर लें और ये रेलेवेंट पेमेंट कर दें तो हम आपको क्या दे देंगे, शेयर जो है वो अलॉट कर देंगे। अब ये ऑप्शन जो है इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम इसको लेके चल सकते हैं। या तो हमें ऑप्शन मिले हम इसको डिस्पोज ऑफ कर दें, या हम इसको क्या कर लें, ऑप्शन को एक्वायर कर लें। आपको कंपनी ने लेटर दिया कि जी आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, हम आपको 10,000 शेयर जो है देना चाहते हैं, मार्केट में शेयर जो है 50 रुपये का है, आप हमसे 20 रुपये का शेयर ले लें, ये ऑप्शन लेटर है, ये 2,000 रुपया दे, लेटर आप हमसे लेके चले जाएँ। आपके पास लेटर आ गया। अब आपके पास जब ऑप्शन लेटर आ गया है तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप उस ऑप्शन लेटर को बेच दें आगे, या आप उसको अपना फुलफ़िल करें, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो जमा करवाएं ताकि आपको शेयर्स वगैरह अलॉट कर दिए जाएँ। रिमेंबर, अगर आपको ऑप्शन मिलती है, अगर आप इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बेनिफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा कि जो आपको कंसिडरेशन रिसीव होगी ऑप्शन की, वो उसमें से हम लेस करवा देंगे कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। अगर हमने कोई ऑप्शन लेटर की कॉस्ट वगैरह पे की थी वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। जो रिमेनिंग आंसर आएगा डैट विल बी योर बेनिफिट, और ये किस में ऐड होगा, आपकी सैलरी में ऐड हो रहा होगा। तो रिमेंबर, अगर आपको ऑप्शन मिलती है आप ऑप्शन को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो जो गेन आएगा, जो बेनिफिट आएगा, वो किसका पार्ट बनेगा, आपकी सैलरी का पार्ट जो है बन रहा होगा। किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। आप कहते हैं नहीं जी मुझे शेयर्स ही लेने हैं, मुझे कंपनी का मालिक बनना है, मैं एम्प्लॉय हूँ, आज से कुछ अर्से बाद में कंपनी का क्या बन जाऊँगा, मालिक बन जाऊँगा। तो आप क्या करते हैं, आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते हैं, मतलब एक्वायर कर लेते हैं। जो उन्होंने आपको फॉर्म वगैरह दिया होता है आप उसमें तमाम डिटेल्स जमा करवाते हैं, जो रेलेवेंट अमाउंट रिक्वायर होती है वो अमाउंट सबमिट करवाते हैं, और आपने क्या किया, वो ऑप्शन कंपनी को सबमिट करवा दी। ठीक है।
अब जब आपने कंपनी को ऑप्शन सबमिट करवा दी है तो यहाँ से कहानी शुरू होती है अगली, जो आपके पास स्टेप नंबर 2 आता है, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी टाइम देती है कि ये तारीख है, इस तारीख तक जिस बंदे ने हमें अपनी ऑप्शंस वगैरह सबमिट करवानी है करवा दे, उसके बाद हमने क्या करने हैं, शेयर्स इशू कर देने हैं। तो अगर आपको ऑप्शन मिली, लेटर मिला, आपने उसको एक्वायर कर लिया, आपने रेलेवेंट अमाउंट जमा करवा दी है, तो इसको एक्वायर करने का या इसको एक्सरसाइज करने का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ट्रीटमेंट कब लेंगे, अगर आपको ऑप्शन मिली है, आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसके ऊपर जो गेन आएगा उसका हम ट्रीटमेंट जो है वो ले रहे होंगे। लेकिन अगर आपने उसको एक्सरसाइज कर लिया, आपने फॉर्म फिल किया, रकम जमा करवा दी है, अब आप किसका वेट करेंगे, इशुएंस ऑफ शेयर्स का। जब आपको शेयर्स इशू होंगे उस वक्त आप क्या करेंगे, बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो जब शेयर इशू होंगे, ये शेयर्स हमें दो तरह के इशू होते हैं। एक है हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं ओपन शेयर्स, मतलब विदाउट रिस्ट्रिक्शन, और दूसरे हमारे पास शेयर्स होंगे रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स। और ये रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि रिस्ट्रिक्शन लगी होती है आपके ऊपर डिस्पोज ऑफ करने की। किसकी रिस्ट्रिक्शन है, डिस्पोज ऑफ करने की, कि ये तारीख है, इस तारीख तक आप इन शेयर्स को डिस्पोज नहीं कर सकते, इस तारीख तक आप इन शेयर्स को बेच नहीं सकते। तो आपको जब शेयर इशू किए जाएंगे दो तरह के हो सकते हैं, या तो विद रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं या विदाउट रिस्ट्रिक्शन। विदाउट रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि शेयर मिल गए हैं, कोई पाबंदी नहीं है, आप उनको इमीडिएटली बेच सकते हैं। अब कोई भी चीज़ जो आपकी ओनरशिप में है, आपके पास उसको राइट टू डिस्पोज है, तो वो आपका एसेट कंसिडर होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको शेयर्स मिलेंगे, जिस डेट के ऊपर ये ट्रांसफ़र होंगे, आपने उस डेट के ऊपर इसका बेनिफिट निकालना है। किस डेट के ऊपर, डेट ऑफ ट्रांसफ़र के ऊपर आपने क्या करना है, इसका बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। और वो बेनिफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा कि आपने यहाँ पे लेनी है फेयर मार्केट वैल्यू एट डेट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब जिस दिन शेयर आपको उन्होंने अलॉट किए उस दिन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, इसमें से लेस करवानी है आपने कॉस्ट ऑफ शेयर्स के आपने कितने के शेयर्स की पेमेंट की है, और कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, जो आपने ऑप्शन बाय की थी, अगर उसकी कोई कॉस्ट वगैरह आपने पे की है तो वो भी आप इसमें से लेस करवाएंगे। ये जो बेनिफिट होगा डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। ये किसका पार्ट बनेगा, आपकी सैलरी का पार्ट जो है बन रहा होगा। तो रिमेंबर, जब शेयर इशू किए जाते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन, जिस दिन शेयर दिए जाएंगे उस दिन हम बेनिफिट निकाल रहे होंगे। इट इज़ जस्ट लाइक डैट, बेनिफिट का मतलब क्या है कि उस दिन शेयर की मार्केट वैल्यू 50 रुपये की है, आपको कितने का शेयर दे दिया, इन्होंने 20 रुपये का शेयर दे दिया, तो 30 रुपये का बेनिफिट है वो आएगा, किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। डन। असल मज़ा आता है रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स का, कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स में भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स का मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शेयर्स जो हैं वो इन्होंने इशू कर दिए ऑन 1 अगस्त 2024, लेकिन आपके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप इनको 1 अप्रैल 2025 तक डिस्पोज नहीं कर सकते। शेयर तो दे दी हैं आपको, लेकिन क्या लगा दी पाबंदी आपको कि 1 अप्रैल 2025 तक आप इन शेयर्स को डिस्पोज नहीं कर सकते। जैसे ही ये कम अप्रैल 2025 आ जाएगी, ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर ये आप इसे क्या कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अब देखें, ये रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं आपके, हैं तो शेयर्स आपको,
लेकिन आपको बेचने से मना किया गया, आपका इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है अभी। तो जिस चीज़ पे कंट्रोल ना हो वो अभी हमारा एसेट कंसिडर नहीं होता। जब हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा फिर वो हमारा क्या होगा, एसेट्स जो है वो कंसिडर होगा। तो ये कौन से होते हैं, हमारे रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स होते हैं। कंपनी अमूमन रिस्ट्रिक्शन ही लगाती है। कंपनी कहती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि हम आपको सस्ता शेयर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उठा के बेच दें। वो क्या करते हैं, पाबंदी लगा देते हैं 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक आप इन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। अब रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स का ना 2 तरह का ट्रीटमेंट होगा। क्या कि आपको उन्होंने कह दिया जी, टाइम लिमिट लगा दी है, आपने इस डेट तक शेयर्स जो हैं वो डिस्पोज ऑफ नहीं करने। अब 2 तरह के लोग होंगे। एक वो लोग जो वेट कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट होने का, वेट फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो इसका ख़त्म होने का क्या कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। साबर है, सबर है इनमें, इनकी अटैम्प्ट ही बहुत लगी हैं, इनको सबर आ गया होगा। और दूसरे वो हैं जो वेट नहीं कर सकते, बेसब्रे हैं। ये पीआरसी वाली वाम है, समझते हैं 4 पेपर पास कर लिया, कैफ भी यूँ जाएगा। इनसे होती बड़ी बुरी है बेचारों के साथ। तो ये कौन से हैं, बेसब्रे, ये कौन से हैं, साबर। अब मेरी उर्दू माशाल्लाह इतनी अच्छी हो गई, पता नहीं मैंने क्या लिखा है, खैर है, समझ जाएं आप लोग। तो अब देखें, एक वो लोग हैं जिसको इशू शेयर यहाँ पे हुआ, उन्होंने सबर ही बहुत, उन्होंने कहा खैर है, मसला ही कोई नहीं, पैसा ही बहुत है, वेट कर लेंगे। एक कहते हैं भाई इधर रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, शेयर बेच देते हैं। अब अगर शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं बिफोर अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कि अभी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म नहीं हुई, आप उससे पहले ही क्या कर देते हैं, शेयर्स को बेच देते हैं। पहली बात है, आप ये शेयर मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, आप किसी दोस्त यार को बेच पाएंगे। अब अगर आप इन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर देंगे बिफोर अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, गेन निकालना पड़ेगा। और वो गेन का फॉर्मूला क्या होगा, रिमेंबर, कंसिडरेशन रिसीव्ड, इसमें से हमने लेस करवाना है कॉस्ट ऑफ शेयर्स और कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। तो जो भी गेन आएगा, ये गेन रिमेंबर इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा। वाहिद गेन है जो किस में जाएगा, सैलरी में जाएगा। कि आपके शेयर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड थे, आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि आप इस डेट तक शेयर्स जो हैं अपने डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन आपसे सब्र ही नहीं हुआ, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। और आपने उससे पहले ही, रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होने से पहले ही शेयर्स क्या कर दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए। अब जो आपको गेन आएगा, डैट गेन विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। ये किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट बनेगा। तो पूरे टैक्स में वाहिद एक है गेन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स का, जो किसका पार्ट बनता है, सैलरी का पार्ट बनता है। इसके अलावा जब भी शेयर डिस्पोज ऑफ करेंगे वो हमारे कैपिटल गेन में जाते हैं। ये सिर्फ वाहिद है जो किस में जाएंगे, हमारे सैलरी में जा रहे होंगे। और दूसरा है इसमें कि वो कहते हैं नहीं जी हम वेट कर लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो फिर हम जब वेट होगा, तो जब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी उस दिन हम बेनिफिट लेंगे इसका, फेयर मार्केट वैल्यू एट अपलिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कि जिस दिन रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होगी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है वो लेंगे। इसमें से हम लेस करवा देंगे कॉस्ट ऑफ शेयर्स, और अगर हमने कोई ऑप्शन वगैरह भी ली है तो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन भी हमारी इसमें से लेस हो जाएगी। जो बेनिफिट होगा हमारे पास वो किस में ऐड हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो ये है हमारे पास पूरी एम्प्लॉय शेयर स्कीम, इसे हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स हैं जो किस में है, हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनते हैं। और तीसरा हमारे पास आएगा स्टेप में यहाँ पे
डब्बा बना के लिख देता हूँ, और ये जाएगा हमारा स्टेप नंबर 3, और इसका ताल्लुक़ है हमारे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से, और ये है डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, कि आपको शेयर्स मिल गए हैं, मतलब इनकी बात है जब आपको शेयर्स ट्रांसफ़र हो गए, या जब आपके शेयर्स की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई, इस डेट पे आप शेयर के मालिक हैं, शेयर्स आपके हैं। अब जब आप शेयर्स बेचेंगे तो उनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेन या लॉस निकालना पड़ेगा, और वो गेन या लॉस किसका पार्ट बनता है, हमारे कैपिटल गेन्स का। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन रिसीव, जो हायर होती है, जो हम कैपिटल गेन में पढ़ के आए हैं वो लेंगे, इसमें से लेस करवाएंगे हम कॉस्ट ऑफ शेयर्स, कि हमने शेयर्स कितने के लिए थे वो भी लेस होगा, इसमें से फिर हम लेस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, कि हमने ऑप्शन कितने की बाय की थी वो भी हम इसमें से क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। और उसके अलावा मैं यहाँ पे इंक चेंज कर रहा हूँ, बेनिफिट एडेड इन सैलरी, जो इस एम्प्लॉय शेयर स्कीम का हमने सैलरी में बेनिफिट ऐड किया था वो भी हम इसमें से क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। कौन सा बेनिफिट, ये वाला बेनिफिट जो सैलरी में हमने ऐड किया होता है, जब हम इन शेयर्स को बेच रहे हैं वो भी हम क्या करेंगे, लेस करवाएंगे। ये वाले बेनिफिट की बात करूँ ओपन शेयर्स पे, और ये वाले बेनिफिट की बात करूँ तो अगर गेन या लॉस हुआ तो किसका पार्ट बनेगा, मेरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का। ये अंडर सेक्शन 37 के मुताबिक भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा, और 37A के मुताबिक भी इस तरह ही कैलकुलेट हो रहा होगा। तो ये पूरी कहानी है जी हमारी एम्प्लॉय शेयर स्कीम के मुतालिक। ये जी जितनी आपको चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ यही चीज़ें जो हैं याद रखनी है। यू कैन सी दैट ये इस पूरे कंसेप्ट की समरी है जो हमने याद रखनी है, जो हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। इसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसका नोट भी कर लीजिएगा। ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम की पूरी हमारी समरी है। देखें, एम्प्लॉय शेयर स्कीम हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के पर्सपेक्टिव पे। हमने देखना है सैलरी में क्या बेनिफिट आएगा और क्या बेनिफिट नहीं आएगा। देखिए, अगर आपको ऑप्शन मिलेगी, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप उस ऑप्शन को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, या आप उस ऑप्शन को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर आप उस ऑप्शन को डिस्पोज ऑफ करते हैं, बेच देते हैं, तो जो अमाउंट मिलेगी उस ऑप्शन को बेचने की, उसमें से लेस करवा देंगे अगर आपने कोई कॉस्ट वगैरह पे की थी। फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 रुपये की ऑप्शन जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी, और आपको वो ऑप्शन मिली थी 2,000 रुपये की। कितना गेन हुआ, 8,000 रुपये का। ये जो बेनिफिट होगा वो किस में ऐड हो जाएगा, सैलरी में। किस में ऐड हो जाएगा, ये सैलरी में ऐड हो जाएगा। डन। आप कहते हैं नहीं जी मुझे ऑप्शन नहीं बेचनी, मैंने क्या करना है, इसको एक्सरसाइज करना है। पकड़ा, अमाउंट फिल की, अपने पार्टिकुलर्स दिए, तो एक कंपनी को जमा करा दी कि भाईजान इतने शेयर्स जो हैं वो मुझे आप क्या कर दें, अलॉट कर दें। अब जब आप ऑप्शन फिल करवाएंगे तो वो बताते हैं भाई इतने शेयर्स हैं, इतने के देंगे, आप क्या करेंगे, शेयर्स की पेमेंट कर रहे होते हैं। तो जब आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, सेकंड स्टेप आ रहा है किसका, इशुएंस ऑफ शेयर्स का, कि जब कंपनी शेयर इशू कर रही है। कंपनी दो तरह के इशू करेगी शेयर्स, एक होगी ओपन शेयर्स जिस पे कोई पाबंदी नहीं होती, सेकंड होते हैं हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड शेयर जिस पे क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। और एक किस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है, डिस्पोज ऑफ करने की। ओपन शेयर्स का मतलब है कि कंपनी ने आपको आज ही शेयर्स दिए हैं, आज ही आपको इशू हुए, आज जाके आप आज ही बेच सकते हो, आज ही बेच दो। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स में क्या होगा कि आप स्पेसिफिक टाइम बता रही है कि इस डेट तक आप इन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। देखिए, जब ओपन शेयर्स होंगे, जब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस दिन कंपनी ने ट्रांसफ़र किए उस डेट के ऊपर आपने क्या करना है, इसका बेनिफिट कैलकुलेट करना है। और वो क्या होगा, उस दिन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, उसमें से कितनी शेयर्स की कॉस्ट थी वो, और ऑप्शन की कॉस्ट क्या थी वो लेस कर देंगे। जो बेनिफिट आएगा वो किसका पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट बनेगा। अब देखें, अगर आपने ऑप्शन एक्वायर कर ली है, कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन अब शेयर्स मिल गए हैं तो बेनिफिट सैलरी में ऐड होगा। अगर ऑप्शन डिस्पोज ऑफ कर दी है तो बेनिफिट होगा, आगे कहानी हमारी चलेगी नहीं। डन हो गया।
और थर्ड है कि अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स दे दी हैं, अब इस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि जी इतने अरसे तक आप शेयर्स को नहीं बेच सकते। अब इस पर भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट होने का वेट करेंगे, या आप क्या करेंगे, अपलिफ्ट होने से पहले ही शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अगर आप अपलिफ्ट होने से पहले ही शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दें तो इसका गेन जो है जिसमें का पार्ट बनेगा सैलरी का। ये सिर्फ वाहिद पूरे टैक्स में एक ही गेन है डिस्पोजल ऑफ शेयर्स का, जो किसका पार्ट बनता है, सैलरी का। बाकी हमेशा कहाँ जाते हैं, हमारे कैपिटल गेन्स में। तो क्या होगा फॉर्मूला, जो कंसिडरेशन मिलेगी उसमें से कॉस्ट ऑफ शेयर्स और कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस कराएंगे, जो भी गेन आएगा वो किस में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। ये कब आएगा, जब हमने रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट होने से पहले शेयर्स को बेच दिया है। हम कहते हैं नहीं नहीं हम सब्र कर लेंगे, बड़ा सब्र आ गया, आई कैप में इतनी अटेम्प्ट लग गई हुई है तो वेट कर लेते हैं। तो जिस दिन आपकी रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट होगी उस दिन क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी वो, उसमें से कॉस्ट ऑफ शेयर कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस करवाएंगे, जो बेनिफिट होगा वो किस में ऐड किया जाएगा, सैलरी में ऐड किया जाएगा। तो आप देखें यहाँ सारी कहानी सैलरी वाली है। अगर ऑप्शन बिकेगी बेनिफिट सैलरी में, आपको शेयर्स मिलेंगे बेनिफिट सैलरी में, शेयर्स की जिस रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी बेनिफिट सैलरी में, अगर शेयर रिस्ट्रिक्शन से पहले बेच दिए बेनिफिट कहाँ जाएगा, सैलरी में जा रहा होगा। डन। और जब आपको शेयर्स मिल गए हैं, यहाँ पे आपको शेयर्स मिल गए हैं, आप शेयर्स के मालिक बन गए हैं, रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है, शेयर्स के मालिक बन गए हैं, मालिक बनने के बाद आप शेयर्स को बेचेंगे तो ये कहाँ जाएगा, आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। वहाँ फॉर्मूला क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन रिसीव्ड व्हिचएवर इज हायर, उसमें से लेस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ शेयर्स, मैंने कितने का शेयर लिया था, ऑप्शन में मैंने कितनी कॉस्ट पे की थी, और जब मुझे ये शेयर्स मिले थे तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत कितना बेनिफिट सैलरी में ऐड किया था, ये ऐड होता है बेनिफिट सैलरी में, ये ऐड होता है बेनिफिट सैलरी में। तो जो सैलरी में बेनिफिट ऐड किया होगा वो हम इसमें लेस करवा देंगे, मेरे पास गेन या लॉस आएगा वो किसका पार्ट बनेगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा। तो ये पूरे एम्प्लॉय शेयर स्कीम की समरी है, आप इसको नोट डाउन कर लें। आप सिंपल इसी चीज़ को याद रख लें कि गेन निकालने कैसे हैं, आपके लिए बाकी तमाम चीज़ें जो हैं आसान हो जाएंगी। मतलब आपको सिर्फ ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है और गेन जाना कहाँ पे है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो पता होनी चाहिए, और जब रिस्ट्रिक्टेड शेयर है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, और यहाँ पे डेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। और अगर आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो डिस्पोज ऑफ में ये सिर्फ आपको याद रखना है, बाकी आपको एम्प्लॉय शेयर स्कीम सबसे आसान चीज़ समझी जाती है। इसको नोट करना, नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये जो एम्प्लॉय शेयर स्कीम है ये सैलरी का सबसे मुश्किल एरिया समझा जाता है, बच्चों को याद ही नहीं हो पाता जी कैसे याद करना है कैसे नहीं करना, रट्टे मारते रहते हैं, क्रैमिंग करते रहते हैं। दिस इज़ द थिंग जो आपको क्या है पता होनी चाहिए। तो ये सारी समरी लिखी हुई है, इसी को याद कर लें, अपनी बेशक नोटबुक्स के ऊपर बुक्स के ऊपर लिख लें इस पूरे प्रोसेस को, और इसको बाद में बेशक आपको बुक से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है।
जल्दी लिख ले, मैंने मिटाना है ये। के ऊपर लिख लिए, हटा दूँ? इसकी तो सिलवा देनी थी, ग्रुप में शेयर कर देना।
एम्प्लॉय शेयर स्कीम सबसे मुश्किल एरिया समझो फैसिलिटी का, बच्चों को अक्सर समझ नहीं आता है क्या है कैसे है, और क्रैम कर रहे होते हैं फिर कहते हैं सैलरी बहुत मुश्किल था। ये टेस्ट में फेल हो गया फिर बताना मुझे, तो वो टेस्ट देने नहीं होते। हमने लास्ट टेस्ट दिया था, हाँ भाई सारा आप पता है, दिया था लास्ट टेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एथिक्स बेसिक्स वाला, पढ़ने वाले बच्चे हैं ना। चलिए लास्ट हमारे पास है दैट इज टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। इसको बस समझ लीजिएगा सारा ये गेम जो है ये कैलकुलेशन की है। एक तो यहाँ पे बुक पे QR कोड लगा हुआ है, ये स्कैन करके देख लीजिएगा। एक इसमें अल्टरनेटिव मेथड है, उसमें रेट्स ऑल यूज़ हुए हैं, बट वो समझने के लिए है कि इस तरह से आप इक्वेशन बना के उसे कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स हल्की भी आती है और थोड़ा बहुत मैथ्स के शौकीन थे तो आपके लिए बड़ा अच्छा मेथड है, आप उसमें से टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर निकाल सकते हैं। देखा था किसी ने, समझ तो नहीं आई, सही था, निकाला, बाद में प्रैक्टिस की, न्यू रेट्स लगा के, तो न्यू रेट्स लगा के प्रैक्टिस करनी थी। सिर्फ रेट्स ही चेंज हैं, बाकी उसी तरह इक्वेशन बना के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड हम देखते हैं, आई कैप में सारे सवाल इसी से हुए होते हैं, टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर के, इसको देखते हैं। अब टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर में ना दो पॉसिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी। एक आपको पेपर में वो गिवन कर देगा कि जी टैक्स बोर्न जो है फिक्स अमाउंट है, और नंबर 2 होगा आपके पास टैक्स फ्री सैलरी। क्या होगा, अब ये पेपर में आता भी हैं, पास्ट पेपर्स में भी आपको मिलेंगे। फिक्स अमाउंट का मतलब है कि एम्प्लॉयर को उसने बता दिया कि मैं सिर्फ तुम्हारा इतना ही टैक्स पे कर सकता हूँ, बाकी इससे ओवर एंड अबव जो भी हुआ वो तुमने खुद पे करना है। अब टैक्स किसकी लायबिलिटी है, एम्प्लॉय की कि एम्प्लॉयर की? कौन पे कर रहा है? तो बेनिफिट नहीं, सैलरी में ऐड नहीं होना चाहिए, तो सैलरी में ऐड होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स अमाउंट वाले चीज़ को कि कैसे है और किस तरह से है। अगर वो आपको कोई फ़िक्स अमाउंट गिवन कर दे, मतलब वो कह दे कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए है हमारे पास, मिस्टर ए की बेसिक सैलरी जो है वो है 18 लाख, इसका मेडिकल अलाउंस जो है वो है 25,000 पर मंथ, इसको हाउस रेंट अलाउंस मिला है 30,000 पर मंथ, और वो कहता है जी रुपीज़ 2 लाख ऑफ टैक्स विल बी पेड बाय एम्प्लॉयर। क्या कहते हैं, कितना टैक्स पे करेगा एम्प्लॉयर? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक टैक्स जो है एम्प्लॉयर पे करेगा। डन हो गया। अब हमने इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है और इसका टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है मिस्टर ए का। तो मिस्टर ए की अगर हम सैलरी की बात करें कैलकुलेशन के लिए, तो इसकी आ जाएगी हमारे पास बेसिक सैलरी दैट इज़ 1.8 मिलियन। मेडिकल अलाउंस लेंगे 25,000 इंटू 12 कितना बनता है? 3 लाख। 3 लाख में से लेस करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी, वो बनेगा जी 1,80,000। रिमेनिंग आएगा 1,20,000, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा रेस्टोरेंट अलाउंस, कितना है 30,000 इंटू 12, 3,60,000। अब एम्प्लॉयर ने कह दिया तुम्हारा 2 लाख का टैक्स तो मैं पे करूँगा, बेनिफिट तो है, लेकिन किस में ऐड होना चाहिए? सैलरी में। यहाँ पे आ जाएगा टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये कितना है 2 लाख का। आप इसको जमा करें तो इसकी टोटल सैलरी कितनी आ जाएगी? ये इसकी बनेगी टोटल सैलरी। जब अपना एम्प्लॉय खुद टैक्स पे करने जाएगा तो ये इसकी आ जाएगी टोटल सैलरी। अब इसके ऊपर उसने रेट्स लगाने हैं, अपनी टैक्सेशन जो है वो करनी होगी। अब पेपर में आपको स्लैब रेट्स गिवन होंगे, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे यहाँ पे सैलरीड है तो हमने लगाना है। अब इसकी इनकम जो है वो 24 लाख से अबव है ना, तो ये फोर्थ स्लैब में फॉल कर रहा है। तो इसकी इनकम कितनी है हमारे पास 2480,000। जो फोर्थ स्लैब है वो कहता है कि 24 लाख तक जो है वो टैक्स कितना बनता है, फिक्स 1,65,000। और जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो कितनी है, 80,000 है। ऐसे ही है, 80,000 ऐसे ही है ना। इसको थोड़ा चेंज कर लें, हाउस रेंट अलाउंस को ना आप 50,000 पर मंथ कर लें, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 लाख। ज़रा अब बताएं कितना बनता है, टोटल बताएं कितना बनता है। टू सेवन टू ज़ीरो, ये आ गया 2720,000। तो 24 लाख में से इंक्रीज किया, ये आ गया हमारे पास 3,20,000। इसका कितना लेंगे हम, 22.5%, 22.5% कितना बनता है 3/20 का, 72,000। तो इसका अब टोटल टैक्स कितना बनेगा, ये इसकी आएगी टैक्स लायबिलिटी। बताओ ज़रा, 1.65 जमा 72, 237,000। इसमें से एम्प्लॉयर ने कितना पे करना है, 2 लाख। हम लेस करवा देंगे, पेड बाय एम्प्लॉयर वो है 2 लाख। रिमेनिंग कितना पे करना पड़ेगा, 37,000। ये कौन पे करेगा, एम्प्लॉय पे कर रहा होगा। तो पेपर में एक तो हमारे पास ये आता है सिनेरियो, जिसमें हमें वो क्या गिवन करता है, हमें वो खुद गिवन कर देता है कि यार ये है टैक्स, ये इसकी अमाउंट है, और इतना ही एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो ये बड़ा आसान केस है। उसने अगर फिक्स अमाउंट बताई है, हम वही अमाउंट सैलरी में ऐड करेंगे और टैक्स निकाल के वही अमाउंट क्या करेंगे, हम लेस करवा रहे हों। डन हो गया। अब सेकंड है हमारे पास टैक्स फ्री सैलरी, कि वो कहता है भाईजान, एम्प्लॉय कहता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, साफ सीधी बात है, मैंने टैक्स कोई नहीं पे करना, तमाम टैक्स कौन पे करोगे, आप ही पे करोगे। तो अब आपने ना कोई ऐसी अमाउंट निकालनी है जो हम इसमें लेके चलें। फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं अगर रेट हमारा 10% हो। अब फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो है 1 लाख रुपया, 10% टैक्स पे कितना आता है, 10,000 रुपया। अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे 10,000 पे कर दे तो इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये जब एम्प्लॉय जमा कराएगा सैलरी कितनी आएगी, 1,10,000। और जब खुद इसके ऊपर रेट लगाएगा तो कितना जवाब आएगा, 11,000। बात तो हुई थी कि टैक्स जो है सारा कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कितना पे किया है, 10,000। ये कितना पे कर रहे हैं, 11,000। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो पे नहीं करना, क्योंकि मेरी आपसे डील ही क्या है, टैक्स सारा कौन पे करेगा, आप पे करोगे। तो आपको क्या करनी है, एक ऐसी अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो आप इसकी सैलरी में ऐड करें, और जब आप उसमें से टैक्स लगाएं तो जवाब बिल्कुल सेम आए। बिकॉज आप कोई भी टैक्स, कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉयर पे करेगा, कोई भी रकम, वो इसकी जब इनकम में ऐड होगी, इसकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। जब इसकी इनकम इंक्रीज़ होगी, टैक्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने वो एक कॉमन अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इसका अल्टरनेटिव मेथड तो मैंने आपको वहाँ पे इक्वेशन से बताया था कि आप उसमें इक्वेशन सेटअप करें और बड़ी इजीली आप क्या कर सकते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक तकियानुसी से मेथड है, उसके तहत हम किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर बी है, उसकी हमारे पास बेसिक सैलरी है 3 लाख पर मंथ। इसका मेडिकल अलाउंस है 25,000 पर मंथ। इसका हाउस रेंट अलाउंस है 30,000 पर मंथ। कन्वेंस अलाउंस है 10,000 पर मंथ। ये उसने हमें सैलरी गिवन की है। पेपर में हमें वो टोटल सैलरी इस तरह बता सकता है, और कहते हैं जी टैक्स विल बी बॉर्न
बाय एम्प्लॉयर। टैक्स कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर पे करेगा, मैंने पे नहीं करना। अब हमने करनी है जब इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब सैलरी में आज तक ये चीज़ नहीं आई। सैलरी में आप जब जितने पास पेपर करेंगे वहाँ पे उसने आपको फिक्स अमाउंट ही गिवन की है। ये पेपर में अभी तक नहीं आई चीज़, आ सकती है और इस दफ़ा शायद आनी भी चाहिए। अब जब इसकी आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं सैलरी, तो इसकी आ जाएगी बेसिक सैलरी कितनी बनती है? 3 लाख इंटू 12 36 लाख, 3.6 मिलियन। फिर आ जाएगा जी मेडिकल अलाउंस, वो है 25,000 इंटू 12 कितना बनेगा? 3 लाख। इसमें से लेस करवाना है हमने 10% ऑफ बेसिक सैलरी, वो कितना बनता है? 3,60,000। तो सैलरी में तो कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। फिर है हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस, वो है 3 लाख पर 30,000 पर मंथ, 30,000 इंटू 12 कितना होगा? 360। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस है, कितने है जी? 10,000 पर मंथ, कितना हो गया? 1,20,000। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ फाइंड करनी है, डेट इज़ टैक्स बाय एम्प्लॉयर। आपने ये रकम जो है फाइंड आउट करनी है, बिकॉज वो बेनिफिट तो है, उसकी बेसिस पे क्या होगी? आपकी टैक्सेशन निकल रही होगी। तो जब आप टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर निकालेंगे तो आपने वर्किंग बनानी है, और सारा काम आपने किस में करना है? ये वर्किंग में करना है। किसमें करना है? वर्किंग में। मिनिमम 3 स्टेप्स, मैक्सिमम 5 स्टेप्स तक कर सकते हैं, उससे ऊपर आपने नहीं जाना ये। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे? आप टैक्स निकालेंगे और ओरिजिनल इनकम में ऐड करते जाएंगे। ज़रा इसकी बताएं सम कितना बनता है टोटल इनकम पे? कितना बनती है इसकी? टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर से पहले पहले कितनी इनकम बनती है? 408000। तो इसकी इनकम है जी 408000। हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर की। ये है आपके पास 40। इस पे हम क्या करते हैं? स्लैब जो है वो अपना लगाते हैं, उसके बेसिस पे सारा हम इसे अब कैलकुलेट करेंगे। अब आप स्लैब रेट में आए, देखें किस स्लैब में जो है वो फॉल कर रहे हैं, 5th में। तो आप क्या करेंगे? आप स्लैब लगाएंगे और 5th स्लैब है जी 36 लाख पे कितना टैक्स है? 36 लाख बेस अमाउंट है स्लैब की, इसके ऊपर है 4,35,000 और 36 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है हमारी? 480,000। इसके ऊपर कितना है? 27.5%, 132,000। इसको जमा करें कितना बनता है? 160, 567। ये स्टेप 1 में हमने टैक्स निकाल दिया, ठीक है। अब आप स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे, और स्टेप 2 में क्या होगा? ये जो टैक्स निकाला है इसको आपने इस ओरिजिनल इनकम में ऐड कर देना है। तो बताएं कितनी बनती है? 567,000 प्लस 408000 क्या जवाब आता है? 4647। स्लैब लगाएं, क्या स्लैब चेंज हुई है हमारी? नहीं, सेम स्लैब है। स्लैब चेंज हुई तो अभी मैटर नहीं करता हमारे लिए। 3.6 मिलियन। इसके ऊपर फिक्स आएगा हमारे पास 4,35,000। एक्सीडिंग अमाउंट में कितना आ रहा है? 1,047,000। इस पे हम लेंगे 27.5%। क्या जवाब आता है? 2। सम करें कितना बनता है? 722। ये टैक्स आ गया स्टेप नंबर 2 में। डन। इसको हमने पकड़ना है। ये जो सेकंड नंबर पे स्टेप टैक्स आया होगा, इसको आपने वापस उठा के ऐड कर देना है ओरिजिनल इनकम में 4080 पे। स्टेप नंबर 3 परफॉर्म कर रहे हैं हम। 4802,925। स्लैब चेंज हुआ है, सेम स्लैब है। फिर रेट लगाएं आप 3.6, कितना बनेगा?
यहाँ पे आता है जी 435,000 और इसका एक्सीडिंग अमाउंट का लें 27.5%, कितना आता है जवाब? 3 जमा करें क्या आता है? 765,804। 3 पे आ गया। अब 3 पे भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 पे। आइडली ये चौथे स्टेप तक लेके जाएं आप। ये टैक्स पकड़ा आपने, इसको वापस ओरिजिनल इनकम में ऐड करें स्टेप नंबर 4 परफॉर्म करते हुए। आप ये टैक्स जो आया 765,804, इसको इस ओरिजिनल इनकम में वापस ऐड करें। बताएं क्या आता है? 48,458। स्लैब चेंज हुए नहीं, 3.6 मिलियन। बताएं कितना आता है? 4,35,000। अबे 1245804, इसका ले 27.5%, क्या आता है? 34259। जमा करें कितना बनता है? 777,596। देखें अब आपको खुद ही या इस्तेमाल करना कॉमन सेंस। जब हमने फर्स्ट स्टेप किया था टैक्स कितना आया था? 567। सेकंड स्टेप किया कितना आया? डिफरेंस था। थर्ड स्टेप किया कितना टैक्स आया? सेकंड में कितना था? डिफरेंस कम हुआ। फोर्थ में कितना आया? थर्ड में कितना था? डिफरेंस और कम हो गया। अगर आप फिफ्थ स्टेप परफॉर्म करेंगे डिफरेंस जो है आपका वो और कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपने 5 स्टेप तक जाना है, 5 स्टेप से आपने ऊपर नहीं जाना। 5 स्टेप करने करके देख लें आप। ये अमाउंट है आपकी, इसको उठा के इस ओरिजिनल में एंटर करें। बताएं क्या आता है? स्टेप नंबर 5 457,596 3.6, ये आ जाएगा जी 435। एक्सीडिंग अमाउंट है आपके पास 125,7,596। इसका लें आप 27.5%, क्या आता है जवाब? 34583। जमा करें कितना होता है? 780,83,9 आएगा। अब देखें इसका डिफरेंस और कम हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम आपने कहाँ तक जाना है? 5वें स्टेप तक, इससे ऊपर नहीं जाना। आइडियली 3 ही है, लेकिन अगर 3 पे आपको लग रहा है नहीं यार अभी डिफरेंस और कम हो सकता है, तो 5वें पे जो आंसर आ गया ये आपका लास्ट होगा। कितना आया है? 780,839। ये उठा के आप किस में ऐड कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे जी 780,839। अब आपके पास आ जाएगी इसकी टोटल सैलरी कितनी बनेगी, बताएं ज़रा। 4860,839 ये बनेगी इसकी टोटल सैलरी। अब इसके ऊपर ये एम्प्लॉय अपना जब खुद टैक्सेशन पे जाएगा तो टैक्स इसका होगा जी पे 4860,839। स्लैब लगा आपका 3.6 मिलियन वाला। इसके ऊपर फिक्स आपके पास आया है 435,000। एक्सीडिंग अमाउंट है आपके पास 126,0,839। इसका ले 27.5%, कितना था जवाब? 346। इसको जमा करें कितना आता है? 781,730। ये है इसकी टैक्स लायबिलिटी। ये क्या है इसकी? टैक्स लायबिलिटी। इसमें से लेस करवा देंगे एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स पे किया है, वो है 780,839। तो बताएं कितना आता है इसका? कितना इतना तो पे कर सकता है वो। तो दैट विल बी पेएबल। ये इसे क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। हार्डली 0 बात है।
आई कैप में सवाल आएगा वो आपको प्रॉपर वैल्यूज कैलकुलेट करके देख रहे इसमें ज़ीरो ही आ रहा होगा, लेकिन डेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तनख्वाह कितनी है उसकी? 48 लाख। कितना पे कर रहा है? तो ये ऑलमोस्ट टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर ही कहलाते हैं। तो ये है जी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसके तहत हम क्या कर रहे होते हैं, अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एक था इक्वेशन वाला मेथड, एक है ये वाला मेथड हमारा। इसको नोट करना कर लें। आसान कौन सा है? पेपर में करना नहीं है लेकिन कैसा रहा कल आप लोगों का मीटअप आई कैप के साथ? टाइम नहीं था मेरे पास उससे ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है करने वाली दुनिया में। नहीं, हमने बनना पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, ये छोटी चीज़ें हैं। आप लोगों ने पूछा नहीं किसी ने सवाल, ये फ़ी क्यों इंक्रीज़ की है? अब कोई कहे हाँ एक आप ज़्यादती करते फ़ी इंक्रीज़ करते, कल बार बैठे हुए थे ना मजमे में, किसी बच्चे ने कहा नहीं फ़ीस इंक्रीज़ की, कहा किसी ने? अब कोई क्या दिखाए, अब कोई क्या दिखाए जी आई क्या ज़्यादती करता है ये वो क्या, फिर क्या कहते हैं क्या ट्रांसफ़र नहीं होते। मैं तो बड़े दिन से कहता हूँ ये बस आजकल ना 2 नंबर जो बैठे हुए हैं आगे अपने अपने ग्रुप्स खोल के बच्चों को मिसगाइड करते हैं। इक्वलेंसी जो मिलती है वो भी सर्टिफिकेट बराबर नहीं होती। हाँ मैं तो बड़े दिन से कहता हूँ एटलीस्ट यू शुड डन सम BA और BCom। इक्वलेंसी देता है। जो मर्जी करें। तो समझ आ गई एम्प्लॉय टैक्स बोर्न में एम्प्लॉयर क्या होता है। अब बुक में ये 2 एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको देख लीजिएगा, आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा। डन। तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब मैं आप लोगों के साथ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं आप अगर आएंगे और आपको ये इसके मिलेंगे एक्सट्रैक्टेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उन एक्सट्रैक्टेड न्यूमेरिकल्स की मैं आप लोगों से वीडियो शेयर कर दूंगा, 3 वीडियोस होंगी, वो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। आप लाजमी कंप्लीट करके आइएगा ताकि हम कल अपना नेक्स्ट एरिया शुरू कर रहे हों और वो होगा हमारा रिबेट्स का, ठीक है। तो सैलरी हमारा यहाँ पर वाइंड अप होता है। कल हम रिबेट्स करेंगे और प्रोबेबली कल ही रिबेट्स हमारे ख़त्म भी हो जाएंगे।